और इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि थोड़ा समय लग रहा है, और इसलिए लग रहा था, अब नहीं लग रहा है। अब उसको मैच्योर कराने में जो टाइम लगता है वो लगता है, कोई छोटा काम नहीं था। 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों के बारे में सारा देखना, बच्चे कहाँ कितने, भाई एक साइंटिफिक तरीके से वो पॉलिसी को बनाना और उसमें कोई कमी ना रहे, ये प्रयास था। तो उसको मैंने भी 2 बार खुद उसको वॉच किया है, देखा है। उसमें जितनी कमियां थी, त्रुटियां थी, उसको हम लोगों ने दूर किया है। अभी उसका आखिरी पड़ाव है, जल्दी करके हो जाएगा। और मुख्यमंत्री जी के यहाँ से वैसे हमने उसकी अप्रूवल ले ली है, जल्दी हम लोग इसको सर मिड सेशन आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कतें तो नहीं आएंगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इससे क्या दिक्कत आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। सर एक आज भी है ना, प्रदेश में बहुत सारे स्कूल कंडम बिल्डिंग में चल रहे हैं। राजस्थान में भी हादसा हुआ है, उसके बावजूद बल्कि पिछले जून में आपने ही कहा था कि सभी की बिल्डिंग छत रिपेयर करवाई जाएगी, मगर वो मेरे ख्याल से अभी शुरू नहीं हो पाया है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, पहले फेज में हमने 1500 स्कूलों को लिया हुआ है। उन 1500 स्कूलों को हम लोग बहुत जल्दी दुरुस्त कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है ऑलरेडी। कि भाई जो स्कूल हैं उनका टेंडर लगना, उनके ऊपर काम होना, इसमें कोई कमी ना रहे। पहले फेज के काम को हमने बहुत तेज गति से लिया हुआ है, उस पर काम ऑलरेडी जारी है। मगर ऐसी बिल्डिंग्स जो बिल्कुल ही एकदम कंडम है, जैसे मुझे हमारी एक विधायक गीता भुक्कल जी का एक दिन मुझे फ़ोन आया कि महिपाल जी, एक ऐसे करके स्कूल की बिल्डिंग कंडम है, उसकी थोड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। तो मैंने आदरणीय विधायिका के ही जिम्मे लगा, मुखा जी एक बार आप इसमें सुझाव दो, देखो कैसे हो सकता है। उन्होंने इस मामले को सॉर्ट आउट भी किया। उन्होंने, क्योंकि वो एक जागरूक थी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उन्होंने एक चीज़ का पता किया, देखा, देखने के बाद, क्योंकि बच्चे हम सबके हैं, तो स्कूल जैसी, विद्यालय जैसी चीज़ पे कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना उन्होंने की। उन्होंने इत्मीनान से उसका समाधान भी निकाला, और समाधान निकाल के ये भी कहा कि भाई इसका जल्दी टेंडर वगैरह हो जाएगा तो हम लोग इसको कंडम दिखा दिया, और जितना जल्दी इसकी बिल्डिंग बनानी होगी तो उतना जल्दी उसकी बिल्डिंग बन जाए। तो ऐसे जो स्कूल है जो ज़्यादा कंडम है, मैंने अभी परसों ही अपने विभाग के अधिकारियों को कहा है कि भाई इस जो बिल्कुल कंडम है, जिनको डैमेज दिखा दिया गया है, एक उनकी सूची बनाओ और विद एस्टीमेट वो आए। और दूसरा, जो कंडम तो हैं मगर कंडम अभी तक दिखाए नहीं गए हैं ना बेटा, 2 तरह की बात है। एक कंडम है, फिर वो डिपार्टमेंट से कंडम दिखाना भी पड़ेगा। तो ऐसे कितने स्कूल बनते हैं, एक बार जरा उसकी रिपोर्ट भी लेके आओ, ताकि हम लोग प्रायोरिटी पे उनको पूरा कर सके। कहाँ कमरे नहीं हैं बिल्कुल ही, कहाँ ऐसा है कि भी एक पोर्शन कंडम है तो एक पोर्शन ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। उसमें हमने 3, 4, 5 बिंदु बनाए हैं उनके हिसाब से, ताकि कहीं काम भी ना रुके और किसी तरह की हम अनहोनी घटना से भी बचे रहें। वो सारी चीज़ों का पक्ष ध्यान में रख के हमने अपने काम को सुचारू रूप से गति देने का निर्णय लिया है। चुनाव को लेकर के इलेक्शन कमीशन पर वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठाए, किस तरह से देख रहे हैं बिहार में? क्या राहुल गांधी निशाना साधा है? देखिए भाई, अब एक बात बताओ, राहुल गांधी अगर निशाना न साधे और क्या करेगा? अब बिला लेने नहीं देने में लेबुड़िया न तो अब वहाँ कुछ उठता तो है नहीं। अब वो कुछ उठेगा नहीं तो इसी तरह के अनर्गल बयानबाजी करेंगे। बिहार में इनका सुपड़ा बिल्कुल साफ होना निश्चित है, और वो इस तरह की बयानबाजी करके सुर्खियों में बना रहना चाह रहे हैं। मगर बिहार की जनता ने निर्णय लिया है कि बहुत बड़े मैंडेट के साथ एनडीए की सरकार वहाँ पे बन रही है, और बहुत बड़े मैंडेट के साथ बनेगी भी। ये कुछ बोलते रहे, देखिए गुंडा राज खत्म करना, वहाँ पर जिस तरह की हेरा फेरी करते थे उस पे इनकी दुकान बंद हो गई है। जमीन, नौकरी के बदले जमीन ले लेना, सारा परिवार अपने अपने नाम करवा रहा है। इतने बेशरम है, मजदूर लगाया रेलवे में,
उस मजदूर का 50 गज का जो घर था वो भी अपने नाम करा लिया। तो ऐसे लोग हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करोगे? क्या वो बिहार जैसे स्टेट को पारदर्शी सुशासन की व्यवस्था करके दे सकते हैं, जिनकी नीयत में ही पहले से ही खोट हो? और राहुल जी से मैं ये कहूँगा कि राहुल जी, आप अपनी बुद्धि से चलते हो, अपने लोगों की सलाह से चलते हो, या कुछ लोग कोई बात बोल दें उनकी हाना में अपने आप को बुद्धिमान दिखाने का प्रयत्न करते हो? हिंदुस्तान से बाहर जो थर्ड फोर्सेज है, उस थर्ड फोर्सेज का खिलौना बन के रह गए हैं राहुल गांधी जी। थर्ड फोर्सेज यानी जो भारत के विरुद्ध काम करते हैं, जो व्यक्ति हिंदुस्तान से बाहर जाके भारत के बारे में एक भी बात अच्छी ना बोल के भारत की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचाने का काम करते हो, जो भारत को दुनिया में नीचा दिखाने का काम करते हो, जो अपने फेलियर टर्न को छुपाने के लिए वर्तमान की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयत्न करते हो, ऐसे लोग एक ऐसी मानसिकता के हैं जिन्होंने वास्तव में इस देश को बहुत पीछे धकेलने का काम किया है। परिपक्व राजनीति परिपक्वता में बहुत जरूरी है। ना वो परिपक्व राजनीति कर रहे हैं और ना परिपक्वता उनके अंदर आई है। इसलिए जो जैसा बोल दे, कहे कि ट्रंप ने कहा है ठीक कहा है, वो बोल रहे हैं कि ट्रंप ने ठीक कहा है कि भारत की इकोनॉमी है वो डेड है। कमाल की बात है, जब तुम्हारा राज था तब 12वें नंबर से 11वें नंबर पे इकोनॉमी को लेके आए, और 10 साल में हम लोगों ने पहले उसको 5वें नंबर की इकोनॉमी बनाया, फिर 4थे नंबर की बनाया, और अब 3रे नंबर की बनने जा रही है। सारी दुनिया भारत की इकोनॉमी को एक इस तरह से देख रही कि भारत कैसे ग्रोथ कर रहा है, और ये महाशय कह रहे हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है वो डेड है। शर्म से डूब के मर जाओ। हिंदुस्तान में जो तुम्हारा राजकाज था, तो तुम वही लोग हो जो हिंदुस्तान की सेना के लिए टोपी लेके आए थे, जैकेट लेके आए थे, जूते लेके आए थे, और वो भी नकली लेके आए। और मेरे देश के जवान सेना में इसलिए शहीद हो गए कि वो तो डरते तो है नहीं हमारे देश का जवान। मैंने सोचा मैंने तो बुलेटप्रूफ जैकेट डाली हुई है, अड़ेगा सीना तान के और वो शहीद होगा। इनकी बेवकूफ़ी की वजह से 45-50 जवान उस वक्त शहीद हुए थे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपने राज में टोपी, जैकेट, जूते तक भी अपने भारत की सेना को उपलब्ध ना करा सके, अपने बना के शर्म से डूब के मरो। आज हिंदुस्तान में ब्रह्मोस जैसा शस्त्र बनकर तैयार हो गए तो सारी दुनिया के लिए नासा में लड़ दिया बैठा है। सबको लग रहा है कि अरे भारत ने इतना जबरदस्त एक अपनी सिक्योरिटी के लिए मिसाइल्स बनाई है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे अनेक काम जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए, भारत की बाह्य सुरक्षा के लिए आज जो मजबूती से हमने यहाँ पे काम किया, वो ये देख के खुश नहीं है, ऐसा लग रहा है। और भारत की इकोनॉमी जो बहुत तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमियों में है, जो बहुत जल्दी 3रे नंबर पे पहुंचने वाली है, उस इकोनॉमी को डेड बताने वाले वास्तव में फिर वही बात होगी कि आप उनको मंदबुद्धि क्यों बोलते। तो और क्या बोलूं, मुझे तो और कुछ समझ में नहीं आता उनके लिए शब्द। मंत्री जी, आप बिहार में गुंडा राज खत्म करने की बात कर रहे हैं। हरियाणा में 11 साल से बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर गुंडा राज जो हो रहा है, आए दिन क्राइम की घटनाएं बढ़ रही है, कम होंगी? बिल्कुल कम नहीं। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, आपने क्वेश्चन को बड़े तरीके से पूछा है, और इतने तरीके से सियाना पत्रकार का यही काम होता है, पूछना भी चाहिए ऐसे। मगर यहाँ कोई उस तरह का सिस्टम नहीं है। हरियाणा में गुंडा राज नहीं है, हरियाणा में सभ्य राज है। हरियाणा में आपसी भाईचारे से चलने वाला राज कायम है। जो इस तरह के बदमाश लफंगे अगर कोई घटना बोलते हैं, किसी को कोई धमकी देते हैं, तुरंत उनको पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है।
मगर जो लोग बाहर बैठ के किसी को धमकी दे देते हैं उनके लिए भी सरकार ने ऐसा इंतजाम करने का प्रयास कर दिया है कि भाई वो कहीं भी छुप जाए उसको छोड़ेंगे नहीं, उनको बख्शेंगे नहीं। हरियाणा में किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ना कर रहे हैं, उस पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। सर SYL को लेकर के केंद्रीय जल मंत्री की मध्यस्थता में मीटिंग हुई है कल, या सिर्फ मीटिंग हो तक? देखिए, हम अपना प्रयास यही कर सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने निर्णय दिया कि पंजाब हरियाणा का पानी उसको दे, मगर पंजाब की जो राजनीति है उसको, पंजाब के लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने यहाँ की राजनीति का एक विश्लेषण कर ले। वहाँ के जितने भी राजनीतिक दल है वो लगता है तभी सरकार बना पाते हैं जब वो लोगों में जितनी हरियाणा को गाली देश के उतनी देते होंगे। वो कहते होंगे हम हरियाणा को पानी नहीं देते, हम नहीं देंगे, हमें वोट दो। हम लोग जो हरियाणा के 3 लाख फीट एकड़ पानी है, इसलिए वहाँ के 3 लाख एकड़ फीट पानी अगर हम उनको नहीं देंगे तो हरियाणा की जमीन बंजर हो जाएगी और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, इस तरह की बात करके सरकार बनाते हैं। मेरा निवेदन है पंजाब के लोगों से कि हम आपके भाई हैं, हम आपको अपना बड़ा मानते हैं, आप हमें अपना छोटा मानते हैं। क्या छोटे के साथ बड़े का रवैया ऐसा होना चाहिए क्या? मैं निवेदन कर रहा हूं पंजाब की जनता जनार्दन से, इस बार ऐसे दलों को सबक सिखाओ जो वैर भाव बढ़ाती हो, जो एक अच्छे और बढ़िया सुशासन की बजाय इस तरह की बात करके कि उसका हक मार लो, उसके हक पे डाका डाल लो, हम बड़े चोर, ये मत बनिए। बल्कि पंजाब की जनता से हाथ जोड़ के मैं तो निवेदन करूंगा कि हम अपने भाई हैं, हमें हमारे बीच में जो लोग दरार डाल के इस तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं ये ठीक नहीं है। और क्या ये नहीं हो सकता कि हम लोग उल्टी बात कह के क्यों वोट मांगे? हम ये भी तो कह सकते होंगे कि भाई हरियाणा हमारा भाई है, हम उसको पानी देंगे, और जो पानी फालतू बह के जा रहा है पाकिस्तान की तरफ निकल के जा रहा है उसको भी रोकेंगे। और रोक के खाली हरियाणा नहीं, हम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हम इन स्टेटों के साथ भी बात करके क्या कोई कॉमन एक ऐसा एजेंडा नहीं बना सकते कि जितना भी पानी बह के वहां जा रहा है उस पानी को हम बाकी स्टेट में भी दें, ताकि ये पानी मेरे देश का मेरे देश में रहे। इसमें आपत्ति क्या है? इस दिशा में ना सोच के उल्टा सोचना, क्या ये पंजाब के लिए ठीक है? पंजाब की राजनीति के लिए ठीक है? मेरा निवेदन है कि अब आप ये पुराने जो लोगों के डर्रे रहे हैं, जिसके दम पे लोग अपनी सरकार बनाते रहे, वो डर्रे को पंजाब के लोग खुद चेंज करेंगे, मुझे उम्मीद है। और जिस तरह की आज पंजाब में नीचे एक बहुत जबरदस्त वेव चल रही है और वो वेव ही इस समस्या का समाधान करेगी। और क्योंकि वहाँ के लोगों ने देख लिया है, अकालियों को भी देख लिया है, कांग्रेस को भी देख लिया है और अब इन लफंगों को भी देख रहे हैं, तो इन सब को देखने के बाद पंजाब की जनता ने निर्णय लिया है कि स्पष्ट बहुमत की इस बार वहाँ सरकार बनने वाली। आप समझो तो गई है कि यार कैसी बातें कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। नीचे पंजाब में इतना जमीन पे इस बात का असर है कि इन चोरों ने, बदमाशों ने पंजाब को लूट के पंजाब की दुर्दशा बनाई है। और जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रीजन क्या है कि एक बार आती है तो बार बार क्यों आ रही है? क्योंकि जमीन के मुद्दे, जमीन की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। ये लोग आज तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाए लोगों को, और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध ना कराना यानी लोगों के जीवन को नरक बनाना है। हमारी सरकार जहाँ भी बनी है, हमने सबसे पहले उनकी मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान दिया, उनकी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर ही खर्च किया है। और मूलभूत सुविधाएं मिलने के बाद आदमी अगली बात करता है कि भाई मेरा कम से कम रहन सहन, खान पीन, मेरा ये सब चीजें तो ठीक हो ताकि मैं आगे बढ़ के कोई काम कर सकूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ भी है, पूरे विवेक के साथ, पूरी समझ के साथ और जनहित में सुशासन देने का
हमारा जो एजेंडा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम उसे पूरी पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं। मंत्री जी पहले हुड्डा के दोबारा भिवानी को उठने पर ये कहा गया था जी भाजपा पार्टी है जो हरियाणा के अंदर में जिस तरह से तंत्र यंत्र का इस्तेमाल करके जो हरियाणा में सरकार बनाई उसी तरह से बिहार में भी बनाने जा रही है। ये तमाम नाचना हुए आंगन टेढ़ा कुछ भी कैसे और हरियाणा गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए फ्री किया है, लेकिन जो प्राइवेट बसेस है उन्होंने बिल्कुल साफ दिखा दिया कि हम किसी भी सवारी को फ्री में नहीं देंगे। एक बार मुझे सरकार का जो डिसीजन है, मैं भी अभी यहीं बैठा हूँ, फैसला भी हुआ होगा, एक बार हम पढ़ लें उसको क्या है तभी मैं कुछ बोल पाऊंगा। मैं उस पर ये कहूँ कि नहीं है, अगर ऐसी कोई बात है तो उसके बारे में एक बार मुख्यमंत्री जी से मैं भी बात करूंगा, क्या क्या वास्तव में ऐसा है क्या, अगर ऐसा है तो उस पर क्या फैसला लेना सरकार लेगी। आयुष्मान प्राइवेट डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, वो कह रही है जब तक हमारा पैसा रिलीज किया है, अभी कुछ पैसा रिलीज हुआ। भवानीखेड़ा क्षेत्र में जल भराव की समस्या 1.5 महीने से है। भवानीखेड़ा के विधायक जी भी यहाँ पर मौजूद है। क्या आगे से इस प्रकार की स्थिति पैदा ना हो, इसको लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए आगे नहीं, ये पीछे क्या पीछे नहीं हुआ, देखिए आगे की बात नहीं, क्या पीछे नहीं हुआ, अभी इसका मतलब ये नहीं पीछे होता तो आगे भी होगा, ये नहीं है। बात ये है कि हरियाणा में एक ऐसा एरिया, काफी लंबा एरिया, एक बेल्ट है जिस बेल्ट में सेम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और किसान उसके कारण बहुत परेशान है। वो बेचारा अपनी फसल भी नहीं बो पाता और जो बोई उतना उसको काट भी पाते हैं। बहुत बड़ी समस्या, इस समस्या को लेके हमारे भवानीखेड़ा के आदरणीय विधायक कपूर सिंह जी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी को बात करके आए हैं, उनको ज्ञापन दे के आए और उनको ये कहा कि मेरे वहाँ के किसानों की फसल डूब गई है, मर गई है, उसकी कोई स्पेशल गिरदावरी कराया जाए और उसका जो मुआवजा बनता मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हमारा विधायक है वो बहुत संजीदगी से वहाँ की अपनी लोकल परिस्थितियों को समझता है और इसलिए उस बात को जाके वहाँ फाइट कर रहा है और उस पर न्याय, उसके अपने विधानसभा के लोगों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो, इसकी वो खुद चिंता कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि हरियाणा में जो भी सेम ग्रस्त एरिया थे, चाहे उसमें रोहतक का एरिया था, गुहाना के पास का एरिया था, बेरी के आसपास का एरिया था, आपके इधर के बहुत सारे ऐसे टुकड़े हैं जिसमें कई कई गांव इसकी चपेट में आए हैं। हमने लाखों हेक्टेयर भूमि, लगभग 2 लाख एकड़ से भी ज्यादा भूमि पे हमने जो सेम की समस्या थी वो हमारी सरकार ने खत्म की है और ये प्रोसेस हमारा जारी है और उसको चरणबद्ध तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि भाई इधर की एक समस्या उसका समाधान करना, हर एरिया की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने जितना तंत्र लगाना उतना तंत्र लगाया है। यहाँ भी जो समस्या, इस समस्या का समाधान भी हमारी ही सरकार जल्द करेगी, जल्द नहीं कह सकते, इसमें और तरह की समस्या है क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप इसको 2 दिन में खत्म कर दोगे, 3 दिन में खत्म कर दोगे। सेम की समस्या है, पानी की प्रॉब्लम्स है, पानी अगर ऊपर आया तो उसको कैसे, उसका कोई रास्ता निकालना, जो मैकेनिज्म बाकी जगह पे चला हुआ है वही मैकेनिज्म यहाँ भी लगा के इसको भी सेम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।